हरे कृष्णा। इंडियन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट पार्ट 6। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि इंडिया इज़ अ 77 ईयर्स ओल्ड इकोनॉमी। 1947 से लेके 1991 तक फर्स्ट फेज़ था इंडियन इकोनॉमी का, जहाँ पे इंडिया एक पुअर कंट्री था, इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। सेकेंड फेज़ इंडियन इकोनॉमी का चालू हुआ 1991 से लेके 2016 तक, जब इंडिया एक ओपन इकोनॉमी हो गया फॉर दी अदर कंट्रीज़, जो कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो बजट में एलपीजी कॉन्सेप्ट लेके आया, जिसकी वजह से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया और इकोनॉमी बूम करने लगी। काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट बाहर से भी आने लगा और जिसकी वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई, परचेसिंग पावर्स लोगों का बढ़ा और जिसकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ। और तीसरा फेज़ 2016 8 नवंबर, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट किया और उसके बाद में थर्ड फेज़ चालू हुआ, जो आने वाले कई सालों तक चलेगा। दोस्तों, फर्स्ट फेज़ में तो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं था, मगर सेकंड फेज़ में इन्वेस्टमेंट काफ़ी हुआ और ज़्यादा करके फिज़िकल एसेट में इन्वेस्टमेंट हुआ। फिज़िकल एसेट्स मेनली 3 हैं: रियल एस्टेट, गोल्ड एंड रजिस्टर्ड व्हीकल्स। सेकंड फेज़ में सब ज़्यादा करके कैश में ट्रांजैक्शन होता था, तो इसकी वजह से काफ़ी सारा कैश ट्रांजैक्शन मीन्स ब्लैक मनी, कोई वाइट में एंट्री नहीं होती थी। ट्रांजैक्शन ज़्यादा करके सब कैश में ही होता था और उसकी वजह से काफ़ी गोल्ड, रियल एस्टेट में और रजिस्टर्ड व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट हुआ। फाइनेंशियल एसेट्स में जो रेपो रेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि एफडी, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट एंड बॉन्ड्स, उसमें भी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट होता था, बिकॉज उस टाइम जो इंटरेस्ट रेट था वो डबल डिजिट में था, 10% से ज़्यादा था। और सेकंड फेज़ में काफ़ी सारा फिज़िकल एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट हुआ और फाइनेंशियल एसेट में भी, जो फर्स्ट फाइनेंशियल एसेट है दैट इज़ रेपो रेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, उसमें काफ़ी सारा हुआ। और थर्ड फेज़ में जैसे ही थर्ड फेज़ आया तो क्या हुआ कि सब ट्रांजैक्शन डीमोनेटाइजेशन होने की वजह से ब्लैक मनी धीरे धीरे करके बंद होने लगा। सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से ब्लैक मनी बंद हो जाए, कैश ट्रांजैक्शन बंद हो जाए, काफ़ी सारा यूपीआई ट्रांजैक्शंस चालू हो गया। जीएसटी पे काफ़ी सारा जोर दिया गया, जीएसटी कलेक्शन पे जीएसटी ऑलमोस्ट कंपलसरी किया गया और सभी को एंट्री यानी कंपलसरीली उसका एंट्री दिखाना पड़ता था, ताकि क्या हुआ कि सब बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री होने लगी, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जीडीपी बढ़ गई। अच्छा, टैक्सेशन यानी टैक्स फाइल्स भी बहुत बढ़ गए, तो सरकार को बहुत फ़ायदा हुआ। टैक्सेशन, इनकम टैक्स काफ़ी सारा मिला, जीएसटी काफ़ी सारी मिली और एक फ़ायदा ये हुआ कि जीडीपी में इंडिया नंबर 5 पे आ गई, तो वो भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये डीमोनेटाइजेशन की वजह से। तो ये थर्ड स्टेज में वैसा हुआ। दोस्तों, अभी हम ये देखेंगे कि इंडियंस लोगों ने कहाँ पे इन्वेस्ट किया और आगे जाके कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। दोस्तों, फर्स्ट फेज़ में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, मगर सेकंड फेज़ में, जैसा मैंने आगे भी बताया, कि इन्वेस्टमेंट हुआ फिज़िकल एसेट में और फाइनेंशियल एसेट में। फर्स्ट कैटेगरी में रेपो रेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हुआ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ़िज़िकल एसेट्स ये होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो है फिज़िकल एसेट्स, जो मैंने आगे भी बताया। रियल एस्टेट, गोल्ड एंड रजिस्टर्ड व्हीकल्स, वो फिज़िकल एसेट्स।
और फाइनेंशियल एसेट में भी तीन टाइप। पहला है रेपो रेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, जो है पीपीएफ, बैंक डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स एंड बॉन्ड्स। सेकेंड टाइप ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में आता है मार्केट, शेयर मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। इसमें भी दो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, टू टाइप्स इन्वेस्टमेंट है। एक तो है डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, या तो फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट होता है। और थर्ड जो है, थर्ड टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, वो है LIC। सॉरी, थर्ड टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स है वो है LIC, यानी लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। वो लास्ट काफ़ी सालों से उसका जो इंटरेस्ट है वो स्टेबल है। तो ये तीन टाइप्स है फाइनेंशियल एसेट्स में भी। तो दोस्तों, जो फर्स्ट फेज़ था उसमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर था, नहीं था, बिकॉज परचेसिंग पावर ही नहीं था लोगों के पास। इंडिया एक गरीब इकोनॉमी थी। मगर सेकंड स्टेज में, सेकंड फेज़ में 1991 से लेके इंडियन इकोनॉमी ओपन हो गई, और जिसकी वजह से बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी बढ़ी, काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट्स अपॉर्चुनिटी बढ़ी, जिसकी वजह से परचेसिंग पावर बढ़ा और काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट हुआ। मगर जैसा मैंने आगे भी बताया, वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करके फिजिकल एसेट्स में था, ज़्यादा करके कैश में ट्रांजैक्शन होते थे, यानी कि ब्लैक मनी काफ़ी सारी, उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं था, कैश से ट्रांजैक्शन होता था। तो वहाँ पे फिजिकल एसेट्स में, यानी कि प्रॉपर्टी और गोल्ड और रजिस्टर्ड व्हीकल्स, इसमें काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट हुआ। इसका तीन वजह है। एक तो क्या है कि ये फिज़िकल एसेट्स में लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट होता था। दूसरा चीज़, वो जो एसेट थे, गोल्ड, प्रॉपर्टी एंड रजिस्टर्ड व्हीकल्स, इसकी वैल्यू काफ़ी कम थी, बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल होते थे। तो कोई भी उसे अफोर्ड करता था, जिसके पास भी कैश अवेलेबल था, वो फट से वो एसेट ले लेता था। और तीसरा चीज़, कैश में ट्रांजैक्शन होता था, यानी ब्लैक मनी जितना भी है वो हम उसमें डाल सकते थे करके। वो इन्वेस्टमेंट, फिजिकल इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारा हुआ इन द सेकेंड फेज। और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी हुआ फर्स्ट रेपो रेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में, बिकॉज उस वक्त में 1991 से लेकर 2016 तक जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था पीपीएफ का या बैंक एफडी का, खास करके 1991 से लेकर 2005 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा था। डबल डिजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, एफडी पे बोलो या तो पीपीएफ में बोलो, बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था करके। वहाँ पे भी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट होता था। सेकेंड एंड थर्ड जो फाइनेंशियल एसेट्स है, जो है शेयर मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, एंड थर्ड LIC, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता था मगर उसका वॉल्यूम काफ़ी कम था इन द सेकेंड फेज़ में। और थर्ड फेज़ की बात करें तो थर्ड फेज़ में क्या हुआ कि काफ़ी सारा, बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल फिजिकल एसेट्स में कम हो गया, क्योंकि इमोशनल वैल्यू धीरे धीरे कम होती गई। दूसरा, उनकी प्राइजेस काफ़ी बढ़ गई, प्रॉपर्टी की प्राइजेस काफ़ी बढ़ गई। और ऐसा देखा जाए तो 2016 के पहले, यानी 5 साल के पहले ही फिजिकल यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑलमोस्ट स्टेबल हो गई थी, स्टेगनेंट हो गई थी, बिकॉज डिमांड काफ़ी कम हो गया था। तो जिसकी वजह से सेकेंड फेज़ के 5 साल पहले भी फिजिकल यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टेगनेंट हो गई थी। और 2016 के बाद जैसे ही डीमोनेटाइजेशन आया, उसके बाद में तो ये फिजिकल जो एसेट्स है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें काफ़ी सारा कम हो गया, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, और तीसरा रजिस्टर्ड व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट कम नहीं हुआ, उसमें बढ़ते ही गया, मगर इन दोनों में कम हो गया। और दूसरा चीज़, इसका कैश का ट्रांजैक्शन काफ़ी कम हो गया, जिसकी वजह से भी प्रॉपर्टी एंड गोल्ड में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हुआ इन द थर्ड फेज़। अभी हम ये देखेंगे एक एक उसमें देखेंगे कि प्रॉपर्टी में क्या हुआ। तो प्रॉपर्टी में जो थर्ड फेज़ हुआ उसमें कैसे कम हुआ। तो
रेरा आने की वजह से प्राइजेस स्टेबलाइज हो गए। प्रॉपर्टी के प्राइस थर्ड फेज में एक पिक पे पहुंच गए थे, एक बहुत टॉप लेवल पे थे, और ब्लैक मनी ऑलमोस्ट कम हो गया है। ब्लैक मनी अभी मार्केट में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। चाहे कोई कोई बिल्डर लेता है, मगर अदरवाइज़ ब्लैक मनी का चलान ऑलमोस्ट बंद हो गया है। तो जिसकी वजह से भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अभी अट्रैक्टिव नहीं है। चौथा चीज़ है, लोन का इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है। आज की डेट में 9.5% हाउसिंग लोन का चल रहा है। सो दोस्तों, ये सारे रीज़न्स हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अभी उतना नहीं है। गोल्ड में भी अगर देखते हैं तो अभी गोल्ड में बहुत ही हाइक आया है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी हो रहा है, बट ये एक टेम्पररी फेस है। तो गोल्ड में भी हम थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे भी स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। और जो उसके बाद हम देखेंगे कि रजिस्टर्ड व्हीकल्स में क्या हो रहा है कि अभी वहाँ पे कभी भी डिमांड कम नहीं होगी, बिकॉज रजिस्टर्ड व्हीकल्स पहले जो लग्जरी मानी जाती थी, कार जैसे पहले लग्जरी मानी जाती थी, अभी वो एक नेसेसिटी बन गई है, एक स्टेटस सिंबल तो पहले से ही है। अभी पहले एक कार होती थी तो चलता था, अभी फैमिली में 2 या 3 कार्स होती हैं, तो वो भी देखने को मिलता है। उसके बाद काफ़ी सारे लोग कुछ सालों के बाद, 3 साल या 5 साल हो गए, उसके बाद में एक कार को अपडेट करते हैं, तो नया मॉडल ले लेते हैं, तो वो भी सारा चल रहा है। तो रजिस्टर्ड व्हीकल्स में डिमांड कम नहीं होगी, मगर वहाँ पे ऐसा देखा जाए तो वो डेप्रीशिएटेड एसेट है, वो कभी भी डेप्रीशिएट होगा, उसका प्राइस कभी बढ़ेगा नहीं। तो वो एक चीज़ है। आगे हम देखें तो फिजिकल फाइनेंशियल एसेट की बात करें तो जो पहला है रेपो रेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, इन द थर्ड फेज में देखें तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी सिंगल डिजिट में आ गया है, काफ़ी कम हो गया है। तो वहीं पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो सेकंड फेज में हुआ था वैसा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं होगा। हाँ, मगर सेकंड जो फाइनेंशियल एसेट है उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारा बढ़ेगा। जिसको भी रिस्क लेना है वो यहाँ पे काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मगर यहाँ पे भी एक P3 कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट P है उसमें प्रॉफिट बुकिंग। जैसे ही मार्केट अप जाता है, प्रॉफिट अच्छा दिखता है, तो लोग उसे बुक कर देते हैं और अपना पैसा निकाल लेते हैं। दूसरा P आता है पैनिक सेलिंग। मार्केट अगर डाउन हो गया, अपना लॉस हो रहा है, तो लॉस को कम करने के लिए, जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस, तो उसके लिए भी लोग उसमें से निकल जाते हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बंद हो जाता है। और तीसरा चीज़ है परचेस। तीसरा P है परचेस, जिसमें क्या होता है कि कोई भी हमें लाइफस्टाइल प्रोडक्ट लेना है, कोई भी हमें कोई वस्तु खरीदनी है, या तो कोई वैकेशन पे जाना है, तो हम आसानी से, क्योंकि आसानी से पैसा मिल सकता है, तो उसे हम बंद कर देते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। तो जहाँ पे भी रिस्क है, यहाँ पे रिस्क है, क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ पे रिस्क है। तो जहाँ पे रिस्क होता है, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म होता है, और ये 3P फैक्टर वहाँ पे लागू हो जाता है। दोस्तों, दूसरा ये भी है कि सिर्फ आज जो शेयर मार्केट है वो इंडिया तक ही सीमित नहीं है, वो ग्लोबल जो फैक्टर्स है उसे भी शेयर मार्केट अफेक्ट होती है। तो उसकी वजह से भी वहाँ पे अगर ग्लोब में कुछ हो गया, जैसे कि अभी रसिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, उसके बाद अभी इज़राइल और पैलेस्टाइन का जो युद्ध चल रहा है वो हुआ, तो उसकी वजह से भी शेयर मार्केट को इफ़ेक्ट पड़ता है, शेयर मार्केट डाउन होती है। तो ये सारा रीज़न्स है शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी आने से, उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म होता है, लोग पैसा निकाल लेते हैं। और जो लास्ट है LIC, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे गारंटी है। और LIC जो है वो 4 चीज़ों को एकदम गारंटेड देती है। सबसे पहला जो उसका रिटर्न है वो करेक्ट रिटर्न देती है, रेपो रेट रिलेटेड रिटर्न। रेपो रेट जो चलता है उसका
उसके आजू बाजू में LIC का रिटर्न रहता है, यानी इसके लिए उसे करेक्ट रिटर्न कहा जाता है। दूसरा है LIC में कैपिटल गारंटी है, कैपिटल प्रोटेक्शन है, आपका जो सम एश्योर्ड है वो सेफ है। तीसरा चीज़ है यहाँ पे आपको एक श्योर इवेंट्स जो अपनी लाइफ के हैं उसमें अपने को उसको हम टेक केयर कर सकते हैं। और चौथा, इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट जो मैच्योरिटी मिलती है वो टैक्स फ्री मिलती है। तो ये 4 जो बेनिफिट है, जो 4 मेन बेनिफिट है उसकी वजह से LIC में इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा होगा आने वाले सालों में। और जिसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, जिसको अपने श्योर इवेंट्स को एक टेक केयर करना है जिसको, उसके लिए LIC एक बहुत ही आइडियल इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे हम समराइज़ करते हैं तो हमने देखा कि जो फिजिकल एसेट्स है जैसे कि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा एप्रिशिएट होने का चांसेस कम है, इसके लिए वहाँ पे एज एन इन्वेस्टमेंट इतना लुक्रेटिव नहीं है। गोल्ड भी ऐसा, कभी जब भी मार्केट में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है ग्लोब में या तो इंडिया में जिसकी वजह से अचानक से गोल्ड बढ़ जाता है, मगर वो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। तीसरा है रजिस्टर्ड व्हीकल्स, उससे डेप्रिशिएटेड वैल्यू, उसकी भी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। चौथा है रेपो रेट, फिजिकल फाइनेंशियल एसेट में रेपो रेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, जिसमें भी हम ऐसा देखें तो अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है काफ़ी कम है। पांचवा इन्वेस्टमेंट है जो शेयर मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल एसेट्स टाइप 2 में, उसमें भी 3P फैक्टर्स लागू होता है। शॉर्ट टर्म के लिए वो आइडियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है 5 साल के लिए, मगर उसके आगे वो रिस्की हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, LIC जो एक लॉन्ग टर्म के लिए अपनी श्योर इवेंट्स को टेक केयर करने के लिए वो एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, ये इंडियन इकोनॉमी जो कॉन्सेप्ट है इसको मैंने आपको बताया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल दीपन दिनावानी लाइफ टाइम डेली सर्विंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, धन्यवाद।